अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो बस ये 7 हैबिट्स फॉलो करो, लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। क्या होगा अगर ये बात सामने आए कि जो हर जगह सिखाया जाता है ना, ये पॉजिटिव थिंकिंग, बस मुस्कुराते रहो, या फिर वो फेक इट टिल यू मेक इट वाला मंत्र, ये दरअसल सफलता को और भी दूर ले जा रहा है। बिल्कुल। और सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में। हाँ, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि बस अपना बाहरी व्यवहार बदल लेने से नतीजे बदल जाएंगे, पर हकीकत कुछ और ही है। इस गहरी चर्चा में स्वागत है, जहां हम इन सतह पर तैरने वाले नुस्खों को छोड़कर थोड़ा गहराई में उतरते हैं। आज का हमारा विषय एक ऐसी शानदार और मशहूर किताब पर आधारित है जिसने पिछले 25 सालों में लीडरशिप और सेल्फ इंप्रूवमेंट की दुनिया को सच में अंदर से बाहर तक बदल कर रख दिया है। स्टीवन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, है ना? एकदम सही। और आज हम इस किताब के 25वें एनिवर्सरी एडिशन को खंगालने वाले हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी किताब जो दशकों पहले आई, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक कैसे है। मतलब इस किताब की तारीफ जिम कॉलिंस जैसे दिग्गज लेखक, मैग विटमन जैसे सीईओज और यहां तक कि माइकल फेल्प्स जैसे ओलंपिक चैंपियंस ने भी की है। सही बात है। इन सब ने इसमें कुछ ऐसा देखा जो वक्त के साथ पुराना नहीं होता। एक इनसाइड आउट अप्रोच, यानी अंदर से बाहर की तरफ का बदलाव। और इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ उन क्विक फिक्सेस या आसान तरीकों को जानना नहीं है, बल्कि उन सच्चे और स्थायी सिद्धांतों को समझना है जो वाकई में एक इंसान को प्रभावी बनाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस किताब ने आखिर ऐसा क्या नया किया जो सदियों से मौजूद ज्ञान में नहीं था। देखिए, जिम कॉलिंस ने अपने फॉरवर्ड में इसका बहुत ही बेहतरीन उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि स्टीवन कॉवी ने पर्सनल इफेक्टिवनेस के लिए वही किया जो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर्स के लिए किया था। वो यूजर इंटरफेस वाला पॉइंट। हाँ, बिल्कुल। पहले कंप्यूटर्स थे, लेकिन आम इंसान उन्हें चला नहीं सकता था क्योंकि उनका सिस्टम, उनकी कोडिंग बहुत मुश्किल थी। फिर एक यूजर इंटरफेस आया, माउस, आइकन्स, विंडोज, जिसने उस तकनीक को सबके लिए आसान बना दिया। तो कवि ने सदियों के ज्ञान और मनोविज्ञान को एक आसान यूजर इंटरफेस में ढाल दिया। वही तो, ताकि कोई भी आम इंसान इस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सके। ये यूजर इंटरफेस वाली तुलना बहुत सटीक बैठती है। पर किताब जिस पर्सनालिटी एथिक और कैरेक्टर एथिक के अंतर की बात करती है, वो असल जिंदगी में कैसा दिखता है? अगर आज के दौर की बात करें तो पर्सनालिटी एथिक वैसा ही है जैसे सोशल मीडिया पर फेक फॉलोअर्स खरीदना। हाँ, बाहर से अकाउंट बड़ा दिखता है, लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन अंदर कोई असली एंगेजमेंट नहीं होती। एकदम सही। इसमें पीआर ट्रिक्स, क्विक फिक्सेस और सिर्फ पब्लिक इमेज पर जोर दिया जाता। और दूसरी तरफ कैरेक्टर एथिक एक ऐसी जेन्युइन कम्युनिटी बनाने जैसा है जिसमें सालों लगते हैं, है ना? बिल्कुल, जिसमें ईमानदारी, धैर्य और सच्ची क्षमता जैसी नींव होती है। बिल्कुल। और इस अंतर को मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझने के लिए कोवे ने अपने खुद के बेटे की कहानी साझा की है, जो बहुत दिलचस्प है। ओ हाँ, बेसबॉल वाली कहानी। हाँ, उनका बेटा बेसबॉल खेलने में और पढ़ाई में काफी कमजोर था। जब भी वो बैट घुमाता, बॉल आने से पहले ही उसका स्विंग खत्म हो जाता था। आसपास के लोग उस पे हंसते। तो शुरू में कोवे और उनकी पत्नी ने क्या किया? शुरू में उन्होंने उसी पर्सनालिटी एथिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने बेटे को झूठी तसल्ली देने की कोशिश की, उसको साइक अप किया कि तुम कर सकते हो, कीप ट्राइंग। और जब लोग हंसते तो वो लोगों को डांट देते। लेकिन इस सब का नतीजा तो उल्टा ही निकला होगा ना? वही तो, इसका नतीजा ये निकला कि बच्चे का आत्मविश्वास और ज्यादा गिर गया। यहाँ आखिर साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या हुआ? उन्होंने तो उसकी हौसला अफजाई की थी, जो कि एक अच्छी चीज मानी जाती है। देखिए, बच्चे बहुत चतुर होते हैं। वो शब्दों से ज्यादा उनके पीछे छुपे इरादों को पढ़ते हैं। जब कोवे उसकी झूठी तारीफ कर रहे थे तो उनका अंदरूनी नजरिया या मोटिव ये था कि मेरा बेटा कमजोर है और इसे मेरी जरूरत है। ओह वाओ! और बच्चे ने उस सबकॉन्शियस मैसेज को पकड़ लिया। बिल्कुल पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि उसके माँ बाप उसको लेकर इतने परेशान हैं, मतलब जरूर उसमें कोई बड़ी कमी है। फिर उन्होंने इसको ठीक कैसे किया? जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, तब उन्होंने अपना खुद का नजरिया बदला। उन्होंने उसको एक सामाजिक ट्रॉफी की तरह देखना बंद किया और उसकी असली अहमियत को पहचाना। उन्होंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया, उस पर से ठीक होने का दबाव पूरी तरह हटा लिया। और जब बच्चे को वो आजादी मिली तो वो अपने आप पढ़ाई, खेल और सामाजिक दायरे में आगे बढ़ने लगा। ये सच में बहुत पावरफुल है ना? नतीजे तब नहीं बदले जब बच्चे को ठीक करने की कोशिश की गई। नतीजे तब बदले जब माँ बाप ने अपना खुद का नजरिया
अपना पैराडाइम बदला। पर देखिए, आज के दौर में जहां हर किसी को सब कुछ तुरंत चाहिए, एक अभी चाहिए का माहौल है, वहां कैरेक्टर एथिक पर काम करना बहुत धीमा और पुराना तरीका लगता है। हाँ, लोगों को लगता है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए। जैसे खेती का नियम होता है, खेतों में फसल उगाने के लिए रातों रात रट्टा नहीं मारा जा सकता। स्कूल में एक रात पहले पढ़कर एग्जाम पास किया जा सकता है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। सही बात है, लेकिन खेती एक नेचुरल सिस्टम है। स्प्रिंग में बीज बोने का काम भूलकर सर्दियों में रातों रात फसल नहीं उगाई जा सकती। नेचर के नियम शॉर्टकट्स नहीं मानते। यही सच्चाई इंसानी रिश्तों और हमारे आचरण पर भी लागू होती है। कैरेक्टर बनाने की शुरुआत इसी बात से होती है कि हम दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं, जिसे इस चर्चा में पैराडाइम कहा जा रहा है। और इसे एक नक्शे या मैप की तरह समझा जा सकता है। अगर किसी को शिकागो जाना है, लेकिन उसके पास गलत छपाई वाला डिट्रॉइट का नक्शा है, तो वो कितनी भी रफ्तार बढ़ा ले या कितना भी सकारात्मक सोच ले कि मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ, पर हकीकत यह है कि नक्शा ही गलत है, वो गलत जगह ही पहुंचेगा। हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो सच में है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसे हम खुद हैं या जैसा हमारी कंडीशनिंग हुई है। इसका सबसे बड़ा सबूत वो हार्वर्ड का मशहूर तस्वीर वाला एक्सपेरिमेंट है। हाँ, वो परसेप्शन वाला एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, एक ही तस्वीर को दो अलग अलग ग्रुप्स को दिखाया गया। पहले ग्रुप को पहले से एक जवान औरत की तस्वीर दिखाई गई थी और दूसरे ग्रुप को एक बूढ़ी औरत की। अच्छा। जब दोनों को वो कॉमन स्केच दिखाया गया, तो उनके दिमाग ने उन्हीं लकीरों को अलग अलग तरीके से पढ़ा। जिन्होंने पहले जवान औरत देखी थी, उन्हें उस स्केच में जवान औरत का चेहरा और गले का हार दिखा। और दूसरे ग्रुप को? वही दूसरे ग्रुप को वही हार एक बूढ़ी औरत का मुंह लगा। दोनों ग्रुप्स अपनी अपनी जगह सही थे और उनके पास अपने देखने के नजरिए को साबित करने के लिए पूरा तर्क भी था। ये दिखाता है कि हमारी पुरानी कंडीशनिंग हमारे पैराडाइम को कितना गहरा प्रभावित करती है। इसका मतलब है कि व्यवहार बदलना किसी रंगीन चश्मे के शीशे साफ करने जैसा है, जबकि पैराडाइम शिफ्ट का मतलब है पूरा चश्मा ही बदल देना। बहुत खूब। कॉवी ने अपनी एक निजी कहानी से इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है ना, वो सबवे वाली कहानी। हाँ, वो कहानी तो पूरी तरह नजरिया बदल देती है। एक बार वो न्यूयॉर्क की सबवे ट्रेन में थे। बड़ी शांति थी। अचानक एक आदमी अपने बच्चों के साथ ट्रेन में चढ़ा और बच्चे उद्यम मचाने लगे। अच्छा। वो लोगों को परेशान कर रहे थे, चीजें फेंक रहे थे, और उनका पिता आंखें बंद किए शांत बैठा था। तो कोवे को गुस्सा आया होगा। बहुत गुस्सा आया कि ये कैसा बाप है। उन्होंने परेशान होकर उस आदमी से टोकते हुए कहा कि क्या वो अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते। और उसके बाद जो जवाब मिला, उसने एक पल में सब कुछ बदल दिया होगा। उस आदमी ने आहिस्ता से आंखें खोली और कहा कि आप सही कह रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं, जहां 1 घंटे पहले इनकी मां का निधन हो गया है। हो बाप रे। उसने आगे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और शायद इन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे निपटें। सोचिए उस पल में कोवी के अंदर साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या हुआ होगा। एक ही सेकंड में वो गुस्सा और चिड़चिड़ापन पूरी तरह गायब हो गया होगा। एकदम गायब हो गया, और उसकी जगह हमदर्दी ने ले ली। हालात बिल्कुल वही थे, बच्चे अभी भी वैसी शोर कर रहे थे, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया, वो नक्शा पूरी तरह बदल गया था। यही होती है पैराडाइम शिफ्ट की ताकत। पर यहाँ एक उलझन पैदा होती है, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। हाँ, बताइए। अगर हर इंसान का अपना अलग नक्शा है, अपनी कंडीशनिंग है, और हर कोई दुनिया को अपने चश्मे से देख रहा है, तो फिर असली दुनिया या टेरिटरी क्या है? क्या सच्चाई पूरी तरह सब्जेक्टिव है? किताब इसका बहुत साफ जवाब देती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बदलती, और वो हैं हमारे सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स। इसके लिए वो बैटलशिप और लाइट हाउस की कहानी ध्यान देने लायक है। वो जहाज वाली कहानी। हाँ, एक समुद्री जहाज जो कि बहुत बड़ा बैटलशिप था, घने कोहरे में आगे बढ़ रहा था। सामने से एक रोशनी आती दिखी। जहाज के कैप्टन ने सिग्नल भेजा कि सामने आती रोशनी अपना रास्ता 20 डिग्री बदलो, टकराने का खतरा है। अच्छा, फिर सामने से क्या जवाब आया? वहां से जवाब आया कि बेहतर होगा कि आप अपना रास्ता 20 डिग्री बदलें। कैप्टन को गुस्सा आ गया। उसने ललकार कर कहा कि मैं एक बड़ा बैटलशिप हूं, तुम रास्ता बदलो। और फिर वहां से जवाब आया होगा कि मैं एक लाइट हाउस हूं, यानी प्रकाश स्तंभ, आगे आपकी मर्जी। एकदम वही। और फिर तो कैप्टन को ही रास्ता बदलना पड़ा। ये सिद्धांत जैसे ईमानदारी, निष्पक्षता और मानव गरिमा बिल्कुल उन लाइट हाउसेस की तरह हैं। ये प्राकृतिक नियम या नेचुरल लॉज हैं। हम इन नियमों को नहीं तोड़ सकते, बल्कि इनके खिलाफ जाकर हम खुद को ही इन पर टकराकर तोड़ लेते हैं।
पर यहाँ एक और जरूरी अंतर को समझना लाजमी है। वैल्यूज यानी मूल्य और प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत के बीच का अंतर। हाँ, ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। जैसे किसी चोरों के गिरोह के भी अपने आपस के वैल्यूज हो सकते हैं, जैसे आपस में गद्दारी न करना, लेकिन उनके वो वैल्यूज प्रिंसिपल्स के खिलाफ होते हैं, क्योंकि दूसरों को नुकसान पहुंचाना किसी भी समाज का सिद्धांत नहीं हो सकता। सही बात है। वैल्यूज हमारी अपनी बनाई हुई होती हैं, पर प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल होते हैं। लेकिन आज की दुनिया देखिए कितनी बटी हुई है, हर किसी की अपनी विचारधारा है। ऐसे दौर में ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो सब पर और हमेशा लागू होते हैं। किसी को लग सकता है कि क्या किसी एक फिलॉसफी को सब पर थोपा जा रहा है। बिनी, किसी एक धर्म या फिलॉसफी को थोपने की बात नहीं है। ये प्राकृतिक नियम ग्रेविटी की तरह काम करते हैं। चाहे इस पर विश्वास किया जाए या ना किया जाए, अगर छत से कूदा जाएगा तो गिरेंगे ही। हाँ, ग्रेविटी तो अपना काम करेगी ही। इतिहास उठाकर देखिए, किसी भी ऐसी सभ्यता ने लंबा सफर तय नहीं किया जहां बेईमानी, धोखाधड़ी और अन्याय को सफलता का आधार माना गया हो। ये नेचुरल लॉज ह्यूमन इंटरैक्शन की नींव हैं। और इन सिद्धांतों के साथ चलने पर ही असली और स्थायी प्रभावशीलता आती है, जिसे इफेक्टिवनेस कहते हैं। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए किताब किसान और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की मशहूर कहानी का इस्तेमाल करती है, गूस एंड द गोल्डन एग। अरे हाँ, वो कहानी तो बचपन में सबने सुनी होती है। एक गरीब किसान को मुर्गी मिलती है जो रोज सोने का अंडा देती है। लालच में आकर वो सोचता है कि एक एक अंडा क्यों लूं, मुर्गी को काटकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। और नतीजा क्या होता है? वो मुर्गी को मार देता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिलता। मुर्गी भी गई और अंडे भी। ये कहानी इफेक्टिवनेस का मूल मंत्र बनाती है, पी और पीसी का संतुलन। यानी पी मतलब प्रोडक्शन, जो कि सोने का अंडा है, और पीसी यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, जो वो मुर्गी है। अगर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखा जाए तो ये हमारी जिंदगी के फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन एसेट्स हर जगह दिखता है। एकदम दिखता है। जैसे वो क्लैम चाउडर सूप वाले रेस्टोरेंट का उदाहरण लेते हैं। ग्राहक बहुत आते थे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वहां बेहतरीन क्वालिटी मिलती है। ये भरोसा उनकी मुर्गी थी, यानी पीसी। मालिक ने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सूप में पानी मिलाना शुरू कर दिया। हाँ, शुरू में तो मुनाफा बहुत बड़ा होगा, पर धीरे धीरे ग्राहकों को स्वाद का फर्क समझ आने लगा। उनका भरोसा टूट गया और रेस्टोरेंट पूरी तरह बर्बाद हो गया। सोने के अंडे के लालच में मुर्गी मार दी। और ह्यूमन एसेट्स के मामले में ये और भी गहरा हो जाता है। कोवी ने अपनी बेटी के साथ मूवी जाने का एक जिक्र किया है जो बहुत रिलेटेबल है। अच्छा, क्या था उसमें? बेटी को स्टार वॉर्स देखनी थी। अब कोवी को ऐसी फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना पसंदीदा अनुभव यानी पीओ को छोड़कर अपनी बेटी के साथ उसके दिलो दिमाग और उस रिश्ते यानी पीसी पर इन्वेस्ट किया। उन्होंने उसके साथ मूवी देखी जिसने उनके बीच के रिश्ते की बुनियाद को मजबूत किया। ये तो बहुत अच्छा पीसी इन्वेस्टमेंट था। पर इसके विपरीत एक और किस्सा है जहां कोवी ने दूसरे पेरेंट्स के सामने अच्छा बाप बनने के चक्कर में अपनी 3 साल की बेटी को अपने खिलौने दूसरे बच्चों के साथ बांटने पर मजबूर किया था। ओह, शेयर करने के लिए फोर्स किया। हाँ, बेटी रो रही थी, लेकिन उन्होंने उसके हाथ से खिलौने छीनकर बच्चों को दे दिए ताकि समाज में उनकी इज्जत बनी रहे। अब इस वाकये को अगर हम उस बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां क्या हुआ होगा? जब एक पिता अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो बच्चे के दिमाग में एक डर बैठ जाता है। उसने खिलौने इसलिए नहीं शेयर किए क्योंकि उसके अंदर उदारता आई थी, बल्कि इसलिए किए क्योंकि उस पे अथॉरिटी का डर लड़ा गया था। इसे ही किताब में बोरोड स्ट्रेंथ या अथॉरिटी का उधार लेना कहते हैं। सही बात है। जब ऑफिस में बॉसेस या घर में माँ बाप अपनी अथॉरिटी का उधार लेकर काम निकलवाते हैं तो वो सोने का अंडा तो तुरंत निकाल लेते हैं, पर उस रिश्ते की मुर्गी का गला घोट देते हैं। भरोसा खत्म हो जाता है। एकदम सही कहा। और देखिए, ये सब सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। जमीनी हकीकत ये है कि जब दुनिया लगातार नतीजे मांग रही हो, बॉस टारगेट पूरा करने को कह रहा हो, तो ऐसे दबाव में उस मुर्गी का ध्यान कैसे रखा जाए? श्योरिटी कंटिन्यूम कहा गया है। इंसान की जिंदगी की शुरुआत डिपेंडेंस यानी निर्भरता से होती है। एक बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है कि आप मेरे लिए काम करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इंडिपेंडेंस यानी आत्मनिर्भरता तक पहुंचते हैं, जहां हम कहते हैं कि मैं खुद कर सकता हूं। हाँ, और हमारा समाज और पॉप कल्चर इस आत्मनिर्भरता को ही सबसे बड़ा मुकाम मानता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बायोलॉजिकली और सोशियोलॉजिकली इस दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए इंडिपेंडेंस से भी एक ऊंचा स्तर है इंटरडिपेंडेंस, यानी परस्पर निर्भरता।
जिसे हम होम कह सकते हैं। यानी हम मिलकर किसी अकेले इंसान से ज्यादा बड़ा और बेहतर नतीजा ला सकते हैं। और इस सफर का सबसे पहला कदम, डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस तक आने का रास्ता, हैबिट 1 से शुरू होता है, बी प्रोएक्टिव, यानी सक्रिय होना। और इस प्रोएक्टिव नेचर की शुरुआत को समझाने के लिए विक्टर फ्रैंकल की कहानी पूरी तरह झंझोड़ कर रख देती है। हाँ, उनका एक्सपीरियंस तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। नाजी डेथ कैंप्स में, जहां इंसान को हर तरह से तोड़ दिया जाता था, वहां फ्रैंकल ने उस दर्दनाक कोठरी में इंसान की आखिरी आजादी को पहचाना। लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स। बिल्कुल। उन्होंने सीखा कि चाहे दुनिया के हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, किसी घटना यानी स्टिमुलस और उस पे हमारी प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच में एक छोटी सी जगह, एक पॉज होता है। उस जगह में बसती है हमारी चुनने की आजादी। नाजी उनका जिस्म तोड़ सकते थे, लेकिन उनकी सोचने की आजादी नहीं छीन सकते थे। फ्रैंकल ने अपनी उस छोटी सी आजादी में आगे के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने कल्पना की कि वॉर खत्म होने के बाद वो लोगों को ये लेसन पढ़ा रहे हैं। इस छोटी सी जगह ने उन्हें आजाद कर दिया। ये सुनकर एहसास होता है कि हम कितनी छोटी छोटी बातों पर अपने हालात को दोष देते हैं। वही तो, आजकल लोग आमतौर पर 3 तरह के डिटर्मिनिज्म यानी नियतिवाद का सहारा लेते हैं। पहला है जेनेटिक डिटर्मिनिज्म, कि मेरा गुस्सा तो मेरे दादाजी पर गया है, मेरे डीएनए में है। दूसरा है साइकिक डिटर्मिनिज्म, यानी हमारी मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग। इसका मतलब है हमारा दिमाग बचपन के अनुभवों को एक ब्लूप्रिंट की तरह सेव कर लेता है। अगर बचपन में किसी ने चोट खाई है तो दिमाग उस डर को लॉक कर लेता है और कहता है कि मैं अपने पास्ट की वजह से ऐसा हूं। और तीसरा है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, कि मेरा बॉस खराब है, इकोनॉमी गिर रही है, माहौल ही खराब है। हर बार फेल होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया जाता है। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान इस ब्लूप्रिंट का गुलाम नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। वो 4 चीजों का इस्तेमाल करता है: सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन, कॉन्शियंस और इंडिपेंडेंट विल। इन चारों का इस्तेमाल करके वो ये चुनता है कि हालात चाहे जो हों, उसकी प्रतिक्रिया उसकी अपनी होगी। पर रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान कैसे पहचाने कि वो उस पुराने ब्लूप्रिंट का गुलाम है या वाकई आजाद है? इसका सबसे बड़ा सबूत तो हमारी भाषा और हमारा ध्यान है। हाँ, भाषा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिएक्टिव लोग हमेशा कहते हैं कि मुझे ये करना पड़ेगा, मैं ऐसी ही हूं, या उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, जैसे उनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। जबकि प्रोएक्टिव लोग कहते हैं मैं ये चुनता हूं या मैं इसका दूसरा तरीका निकालता हूं। सैक्रामेंटो की एक नर्स की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है किताब में। वो एक बहुत ही चिड़चिड़ा और बदतमीज मरीज की देखभाल करती थी और इस वजह से पूरा दिन दुखी रहती थी। फिर क्या हुआ उसके साथ? जब सेमिनार में उसे बताया गया कि दुखी होना उसका खुद का चुनाव है, तो वो बहुत गुस्सा हुई शुरू में। लेकिन जब उसने गौर किया और अपनी आज़ादी को समझा, तो उसे एहसास हुआ कि उसने खुद ही उस मरीज के व्यवहार को अपनी खुशी छीनने की इजाज़त दे रखी थी। जब उसने ये इजाज़त वापस ले ली, तो उसे ऐसी आज़ादी का अनुभव हुआ जैसे वो किसी प्रिजन से बाहर आई हो। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कहा जाता है कि प्यार यानी लव एक एहसास नहीं बल्कि एक क्रिया है। प्यार एक्शन से और बलिदान से किया जाता है, एहसास तो बस उस क्रिया का बाय प्रोडक्ट है। एकदम। भाषा और ध्यान का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न में वो सारी चीजें आती हैं जिन पर चिंता तो होती है, पर हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे मौसम, दूसरों का बर्ताव, देश की इकोनॉमी या पॉलिटिक्स। हाँ, और दूसरी तरफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वो चीजें आती हैं जिन्हें वाकई बदला जा सकता है, जैसे अपनी सेहत, अपनी लगन, अपना आचरण। रिएक्टिव लोग अपना सारा वक्त उस सर्कल ऑफ कंसर्न में निकाल देते हैं जहां उनका कोई कंट्रोल नहीं है। नतीजा ये होता है कि उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरती है और उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस सिकुड़ता चला जाता है। वहीं प्रोएक्टिव लोग अपना पूरा ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जो उनके हाथ में है, जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और उनका इन्फ्लुएंस का दायरा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। सही कहा। पर यहाँ एक सवाल और उठता है जो अक्सर लोग सोचते हैं, अगर किसी ऐसी स्थिति में फंसा हुआ जाए जहां पूरी इकोनॉमी डूब रही हो, मार्केट तबाह हो रहा हो, तो क्या ऐसे हालात में उस इंसान को प्रोएक्टिव बनने को कहना सिर्फ हवाई बातें करना नहीं लगेगा, जैसे उसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया गया हो और हकीकत को नजरअंदाज किया जा रहा हो? देखिए, किताब में होम इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री वाली कहानी इस डाउट को पूरी तरह क्लियर करती है। एक समय भारी मंदी आई हुई थी और होम इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री सबसे बुरी तरह से प्रभावित थी।
एक मीटिंग में सारे एग्जीक्यूटिव्स बैठे थे और सब अपने सर्कल ऑफ कंसर्न पर रोना रो रहे थे। कि मार्केट कितना खराब है और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है ना? हाँ, सब घबराए हुए थे। फिर उन्होंने आपस में तय किया कि चिंता करने से तो नतीजे नहीं बदलेंगे। उन्होंने अपना ध्यान उधर मोड़ दिया जो उनके हाथ में था, यानी उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। उन्होंने सोचा कि आपस की कॉस्ट्स को कैसे कम किया जा सकता है और जो थोड़ा बहुत मार्केट बचा है उसमें कस्टमर सर्विस बेहतर करके अपना हिस्सा कैसे बढ़ाया जा सकता है। और इसका क्या असर हुआ? और उन्होंने उस पर लगातार काम किया। नतीजा ये रहा कि उस भारी मंदी के बावजूद जब बाकी सारी कंपनीज डूब रही थीं, उनका बिजनेस पहले से भी बेहतर स्थिति में आगे बढ़ा। हालात खराब थे, पर उन्होंने अपना रिस्पॉन्स खुद चुन लिया था। क्या बात है। तो आज इस पूरी गहरी चर्चा को यहीं समेटते हैं। हमने सिर्फ सतह पर काम आने वाले क्विक फिक्सेस को छोड़कर उस इनसाइड आउट अप्रोच को समझा। हमने देखा कि कैसे हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसे हमारे पैराडाइम है। और हमने लाइट हाउस जैसे उन अटूट सिद्धांतों पर बात की जो हमेशा प्राकृतिक नियम की तरह खड़े रहते हैं। बिल्कुल। साथ ही पी और पीसी के बैलेंस के जरिए मुर्गी और सोने के अंडे दोनों की अहमियत को समझा। और सबसे गहरा सबक, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की वो छोटी सी जगह जहां हमारी असली आज़ादी बसती है। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव को हमारी भाषा और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के जरिए आगे बढ़ने का रास्ता माना। और सुनने वाली बात यह है कि ये सारी बातें किसी एक रात में जादू की तरह काम नहीं करती हैं, लेकिन हर एक छोटा चुनाव, हर एक छोटी प्रतिक्रिया जिसे सोच समझ कर लिया गया हो, धीरे धीरे एक आज़ाद और प्रभावी इंसान बनने की नींव रखती है। तो चर्चा को यहीं विराम देते हुए एक आखिरी चिंतन यहाँ छोड़ जाते हैं। अगर हम आज ये मान लें कि हम अपने जज्बात या अपने हालात के गुलाम नहीं हैं और अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनने की ताकत रखते हैं, तो हम सब ने ऐसी कौन सी शिकायतें या कौन से पुराने बहाने बरसों से सीने से लगाए हुए हैं? ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जो बरसों से हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न का हिस्सा रहा है, जिसे शायद कल ही या आज ही अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लाकर अपनी उस मुर्गी की देखभाल शुरू की जा सकती है? इस डीप डाइव से सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।